जो लोग रिश्तों की सच्चाई को कायम नहीं रख सकते, उन लोगों का अंजाम बहुत बुरा होता है। थोड़ी देर के आकर्षण की वजह से अपने घर की खुशियों को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। कभी कभी वह लोग हालात के सामने इतने निराश हो जाते हैं कि अपनी जान तक दे देते हैं। हमारी आज की कहानी एक ऐसे ही शादीशुदा मर्द की कहानी है, जो एक महिला के आकर्षण में बदनामी के कारण अपने जीवन का अंत कर लेता है। वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल द जेड स्टोरी में आपका स्वागत है और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यह कहानी है मनोज की। मनोज कोई बहुत बड़ा आदमी नहीं, तो छोटा आदमी भी नहीं था। उसका काम बहुत बढ़िया नहीं, तो खराब भी नहीं कहा जा सकता था। कभी कभार दोस्तों की महफिल जमती तो 2 पैग भी लगा लेता, मन हुआ तो सिगरेट के कश भी लगा लेता, लेकिन मीटमची से दूर ही रहता। मनमौजी, अपने काम की परवाह करने वाला, अपने परिवार की चिंता करने वाला, 2 बेटियों का अच्छा पिता, एक छोटे से गिफ्ट सेंटर, सलोनी गिफ्ट सेंटर का अच्छा मालिक और संचालक, अपनी पत्नी देवयानी का खूब ख्याल रखने वाला पति था। इससे अच्छा एक आम आदमी और क्या हो सकता है। एक भारतीय नारी की तरह देवयानी घर को संभालती, घर का सारा काम खुद करती। मनोज ने कई बार कहा, देवयानी, तुम घर का सारा काम करते करते थक जाती होगी, कोई झाड़ू पोंछा करने वाली लगा ही लो। इस पर देवयानी कहती, नहीं, जब तक इन हाथ पैरों में जान है, मैं कामवाली को पैसे न देने वाली। तुम्हारे पास पैसे ज्यादा आ रहे हों तो मुझे ही कामवाली समझ कर दे दिया करो। देवयानी, कैसी कैसी बातें करती हो, तुम घर की मालकिन हो, तुम्हें कामवाली क्यों समझूंगा भला। ऐसी बातें कभी मुंह से गलती से भी मत निकालना। अच्छा, गलती हो गई, क्षमा करो देवताजी, मैंने तो बस 4 पैसे बचाने की सोचकर यह बात कह दी थी। इस तरह से मनोज का परिवार खुशहाल था। दोनों बेटियां बड़ी मलोनी 12वीं कक्षा में और छोटी सलोनी 10वीं कक्षा में पढ़ रही थी। दोनों अपने मम्मी पापा की आज्ञाकारी बेटियां थीं। फिर एक दिन, क्या 15 साल के बेटे के जन्मदिन के लिए कोई अच्छा सा गिफ्ट होगा? एक आकर्षक महिला ने बड़ी मधुर आवाज में मनोज से पूछा। मनोज एक पल उसे निहारता रह गया, फिर बोला, हां है ना, बैठिए, अभी दिखाता हूं। कहते हुए मनोज ने 3 से 4 गिफ्ट उस महिला को दिखा दिए। और दिखा सकते हैं प्लीज? उस महिला ने बड़े प्यार से निवेदन किया। मनोज छोटी सीढ़ी लगाकर छत से लगी, सेल्फ से कुछ और गिफ्ट के पैकेट उतारकर उस महिला को दिखाने लगा। वह महिला गिफ्ट देख रही थी और मनोज उस महिला के आकर्षक चेहरे को। वह महिला मनोज की इस कमजोरी को ताड़ गई। उसने एक गिफ्ट पसंद कर लिया। क्या कीमत है इसकी? उस महिला ने बेवजह मुस्कराते हुए पूछा। मनोज तो जैसे उसकी मुस्कान पर मोहित हो गया हो। उसने भी उसी अंदाज में मुस्कराते हुए कहा, वैसे तो इसकी कीमत 1500 रुपए है, लेकिन आपके लिए 1400 रुपए का। अपने नयनों से वार करते हुए उस महिला ने कहा, ऐसी मेहरबानी क्यों जनाब, और मैं तो इसके 1200 रुपए से ज्यादा देने वाली नहीं। अरे मैडम, आप फ्री में ले जाएं, सब आपका ही तो है। मनोज ने उस महिला के सामने लगभग समर्पण करते हुए कहा, कुदरत ने औरतों का दिल और दिमाग ऐसा बनाया है कि वे मर्दों की औरतों के प्रति इश्क की कमजोरी को सरलता से ताड़ लेती हैं। वह महिला जान गई कि मनोज फिसल रहा है। उसने अपने गुलाबी पर्स में से 1200 रुपए निकाले और काउंटर पर रख दिए। मनोज का मन तो उस महिला से 1 पैसा लेने को भी नहीं हो रहा था, लेकिन पैसे तो उठाने ही थे।
उसने पैसे उठाते हुए और उस महिला को गिफ्ट पकड़ाते हुए नशीले अंदाज में धीमे से कहा, फिर आना। अब तो आना जाना लगा ही रहेगा। आप हो ही इतने दिलकश जनाब। उस महिला ने ऐसे अंदाज में कहा कि मनोज के दिल पर इश्क की तेज छुरी चल गई। वह उस महिला को एकटक तब तक जाते देखता रहा जब तक वह आंखों से ओझल नहीं हो गई। उस दिन मनोज अलग ही दुनिया में चला गया, उस रोमानी दुनिया में जो वास्तविकता से बिल्कुल अलग होती है। उसके पैर आज जमीन पर नहीं थे, उसका दिल आज उसके काबू में नहीं था। उसका दिल कबूतर की तरह गुटरगू कर रहा था। मनोज बेवजह मुस्करा रहा था। यह कमबख्त इश्क होता ही ऐसा है जो इंसान को बदल कर रख देता है। अगली ही मुलाकात में मनोज ने उस महिला के परिचय का बही खाता तैयार कर लिया। उसका नाम अरुणा था। वह पारस लोक कॉलोनी में रहती थी। वह शादीशुदा थी। उसका पति बैंक में क्लर्क था। उसकी बेटी बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी, जबकि बेटा 9वीं क्लास में पढ़ता था। अरुणा को यह विश्वास नहीं था कि मनोज इश्क के दरिया में इतनी जल्दी फिसल जाएगा। वह इस क्षेत्र की माहिर खिलाड़ी थी। उसने परिवार वाले मर्दों को कम ही और मुश्किल से ही इश्क के दरिया में फिसलते देखा था। आवास, अनाड़ी और लफंगे नवयुवक तो एक ही इशारे में इश्क के दरिया में छलांग लगाने को तैयार हो जाते थे। परिवार वाला शादीशुदा आदमी अपने इश्क का ढिंढोरा नहीं पीटता। उसे खुद भी अपनी बदनामी का डर होता है, और पोल खुलने पर परिवार के टूटने का भी। वह संयम से काम लेता है, उतावलेपन से नहीं। उससे गिफ्ट लेने और शॉपिंग के बहाने कमाई भी अच्छी हो जाती है। यही सब सोचकर अरुणा ने जल्द ही मनोज से जिस्मानी संबंध बना लिए। उसने गिफ्ट आदि के नाम पर मनोज से उगाही भी शुरू कर दी। वह अच्छी तरह जानती थी मर्दों से उगाही कैसे की जाती है। कभी मनोज ने उसके चंगुल से निकलने की कोशिश की तो अरुणा ने उसे भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके संबंधों को और प्रगाढ़ बना लिया। 2. मनोज, मैंने तुम्हारे इश्क में अंधी होकर अपना सब कुछ लुटा दिया। अपनी इज्जत आबरू सब तुम्हें सौंप दी। अब तुम मुझे मंझधार में छोड़ना चाह रहे हो। मैंने तो तुम्हें ऐसा न समझता। तुम तो उस बेवफा भौंगरे की तरह निकले जो कली का रस पीकर उड़ जाता है। अरुणा की आंखों में आंसू देखते ही मनोज पिघल जाता और अपने सच्चे इश्क के वादे करने लगता। उसका पहले से ज्यादा ख्याल रखने लगता। अरुणा उससे और ज्यादा उगाही करने लगती। दूसरी नाव की सवारी ऐसी हो गई कि मनोज उसे छोड़ नहीं पा रहा था। पहली नाव में तो वह सवार था ही, उसे तो वह छोड़ ही नहीं सकता था। मनोज अरुणा के फेंके दाव में ऐसा फंसा कि उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। अरुणा नागिन की तरह उसके दिलो दिमाग को जकड़ती जा रही थी। वह मनोज को बार बार यही जताती कि वह उसके लिए उसकी बीवी से कम नहीं है, इसलिए मनोज की आमदनी में उसका बराबर का हिस्सा बनता है। यदि वह इसे नहीं देता तो उसके साथ नाइंसाफी होगी। ऐसा होने पर वह हंगामा करेगी और मनोज के बीवी बच्चों को सब बात बता देगी। अरुणा मनोज के लिए गले में फंसी ऐसी हड्डी बन गई जो न निगलते बनती थी और न उगलते। उधर देवयानी को यह बात समझ में नहीं आ रही थी कि मनोज को क्या होता जा रहा है। वह हर समय परेशान क्यों रहता है, परिवार से भी कटाकटा क्यों रहता है। एक दिन देवयानी ने उससे पूछा, क्यों जी, क्या बात है? आप मुझे परेशान से दिखाई पड़ते हो। कोई बात हो गई है क्या? नहीं नहीं देवयानी, कोई बात नहीं हुई। बस कभी कभी मूड ऐसा ही हो जाता है। सब ठीक हो जाएगा। नहीं जी, कोई बात तो है। आपका मूड तो रोज ही खराब सा रहता है।
किसी डॉक्टर को दिखाएं। नहीं, देवयानी, इसमें डॉक्टर क्या करेगा? जाओ तुम, मुझे ज्यादा परेशान मत करो, कहकर मनोज ने चादर ओढ़ ली। देवयानी को लगा कोई तो बात है जो मनोज उससे छिपा रहा है। दाल में तो कुछ काला है। गिफ्ट सेंटर की आमदनी भी कम होती जा रही है। कहीं उधारी में पैसा तो नहीं डूब गया, या फिर कहीं किसी औरत वौरत का चक्कर तो नहीं? नहीं नहीं, मेरा पति ऐसा नहीं। ऐसे ही कई सवाल देवयानी के मन में उमड़ घुमड़ रहे थे। वह इन सब के जवाब चाहती थी, इसलिए समय निकालकर गिफ्ट सेंटर पर बैठने लगी। देवयानी के गिफ्ट सेंटर पर बैठने से मनोज और अरुणा दोनों को परेशानी थी। फिर भी दोनों ने इस बात को मैनेज किया। अब मनोज देवयानी से कोई न कोई बहाना बनाकर अरुणा से मिलने चला जाता। पहले अरुणा उससे मिलने आया करती थी, लेकिन इसका एक फायदा यह हुआ कि गिफ्ट सेंटर पर बैठने से देवयानी को दुकानदारी आ गई। हर संभव कोशिश करने पर भी देवयानी को मनोज की परेशानी का कारण समझ में नहीं आया। फिर एक दिन अलग ही कहानी हो गई। अरुणा की बेटी उषा एक दिन कॉलेज से अचानक घर आ गई। उसने घर से बाहर मनोज की मोटरसाइकिल खड़ी देखी। मनोज पहले भी उनके घर आया था और इसलिए वह उसको पहचानती भी थी। वह कोई छोटी बच्ची नहीं थी जो कुछ न समझती हो। उसे पहले से ही मनोज और अपनी मां के संबंधों पर शक था। उन्हें आज रंगे हाथ पकड़ने का उषा को मौका मिल गया। उसने उन्हें रंगे हाथ पकड़ने की एक युक्ति सोची। उसने अपने घर की डोरबेल नहीं बजाई, बल्कि पड़ोसी के घर से अपने घर में दाखिल हुई। उस समय तक वे दोनों अपना काम निपटाकर फारिग हो चुके थे। उषा को सामने देखकर दोनों चौंक गए। चोर की दाढ़ी में तिनका। उषा को देखते ही मनोज वहां से भागा। उषा ने उसे पकड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वह उषा को धक्का देकर गेट की तरफ भागा। उषा फर्श पर गिर पड़ी। उसे उठकर संभलने में 2 पल लगे। ये 2 पल मनोज के लिए काफी थे। वह गेट से बाहर आया और अपनी मोटरसाइकिल स्टार्ट कर वहां से भाग खड़ा हुआ। उषा शिकार को हाथ से निकलते देख गुस्से से हंफ रही थी। उसने अपने गुस्से को पहले तो अपनी मां को खरी खोटी सुनाकर उस पर उतारा, लेकिन अभी भी उसके अंदर गुस्से का ज्वालामुखी फूट रहा था। वह पैदल ही झपटते हुए मनोज की दुकान की तरफ बढ़ चली। दुकान मात्र 500 मीटर दूर थी। मनोज हड़बड़ाता हुआ अपने गिफ्ट सेंटर पहुंचा था। उसकी ऐसी हालत देखकर देवयानी ने पूछा, क्या हुआ, इतने हंफ क्यों रहे हो? मनोज को एकदम से कुछ समझ में नहीं आया कि क्या कहे। फिर वह कुछ सोचकर बोला, एक्सीडेंट देवयानी, एक्सीडेंट। मैं बाल बाल बचा। पानी पिलाओ। देवयानी ने फुर्ती से पानी की बोतल उठाकर मनोज को दी। राम प्रसाद अभी बोतल से पानी पी ही रहा था। तभी उसकी नजर गुस्से से लाल पीली और तेजी से झपटती आ रही उषा पर पड़ी। उषा को देखकर वह लगभग चीख पड़ा। देवयानी, एक्सीडेंट। देवयानी भौचक्की सी इधर उधर देखने लगी। उसे लगा कि मनोज अभी अभी एक्सीडेंट से बचकर आ रहा है, इसलिए उसके दिमाग में एक्सीडेंट का फुतुर अभी भी घुसा हुआ है। मनोज की हालत तो ऐसी हो गई थी जैसे काटो तो खून नहीं, बिल्कुल बेजान। उषा ने आते ही मनोज की खोपड़ी पर तड़ातड़ चप्पलों की बरसात शुरू कर दी। वह चप्पल बरसा रही थी और जबान आग उगल रही थी। हरामजादे, मैं उतारूंगी तेरे बुढ़ापे का इश्क। बहुत आग उठ रही तुझे बुढ़ापे में, हरामखोर। उषा उस पर तब तक चप्पलें बरसाती रही जब तक देवयानी और पास पड़ोस के दुकानदारों ने उसे काबू नहीं कर लिया। मनोज चुपचाप चप्पलें खाकर निढाल होकर काउंटर के पीछे गश खाकर गिर गया।
उषा समुद्र के ज्वार की तरह आई थी और तबाही मचाकर भाटे की तरह यह कहती हुई चली गई, हरामजादे, घर की तरफ फटक मत जाना, नहीं तो खून पी जाऊंगी। खून तेरा। उषा को कुछ लोग पहचानते थे, कुछ को मनोज और अरुणा के संबंधों की भनक भी थी। अब उसके आखिरी शब्दों ने सब कुछ खोलकर रख दिया था। छिपाने को कुछ बचा नहीं था। आपस में खुसर-फुसर शुरू हुई तो सब कुछ जान गए। मनोज की ऐसी घनघोर बेइज्जती कभी नहीं हुई थी। यह जलालत उसकी बर्दाश्त से बाहर थी। वह बाहर वालों को तो छोड़िए, अपनी पत्नी और बच्चों को भी मुंह दिखाने लायक नहीं बचा था। सुबह उसकी लाश को पुलिस वाले पंखे से लटके फंदे से नीचे उतार रहे थे। जब उसकी लाश को जिला अस्पताल को पोस्टमार्टम के लिए भेजी जा रही थी, तो उसके बच्चे पापा पापा करके दहाड़े मारकर रो रहे थे। लेकिन देवयानी की आंखें सूख चुकी थी। कुछ दिनों के बाद दुनिया वैसी की वैसी हो गई। फर्क बस इतना था, सलोनी गिफ्ट सेंटर के काउंटर पर मनोज की जगह देवयानी बैठी थी। सच है, किसी के आने जाने से इस दुनिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता। सजा अरुण को भी भुगतनी पड़ी। उसके पति और बेटी ने उसे हमेशा के लिए घर से निकाल दिया, क्योंकि अरुण के लिए यह पहली बार नहीं था। अरुण के पति को उसके और भी संबंधों के बारे में पता था। हमें अपने रिश्तों को लेकर ईमानदार रहना चाहिए। पति पत्नी और बच्चों के साथ